दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बाबरी मस्जिद के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे मशहूर यानी सबसे फेमस मस्जिद मानी जाती है। इसे भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता है। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। ये इंडिया की एक ऐसी मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था। यह उस जमाने में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी तामीर की एक बेहतरीन मिसाल थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। यह भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे नई टेक्नोलॉजी के एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस मस्जिद में ऐसा तरीका इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्टे बनाए गए जिनमें खास तरह की ईंटों को बनाया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिस तरह के ईंटों को बनाया गया वह आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती है। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एक समय पर इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मीनार 200 फीट ऊंची थी जिसे अजान देने के लिए काम में लिया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। यह अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम वेंटिक भी बाबरी मस्जिद में आए थे। मस्जिद की तारीफ किए बिना न रह सका। दोस्तों, इतिहास लिखने वालों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक नए तरह का वश बेसिन मंगवाया जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। यह वश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अलजरी ने की थी। अलजरी दुनिया का पहला वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट बनाया जिसके बगैर आज किसी इंजन को नहीं चलाया जा सकता है। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। यह कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के आंगन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर्स बुलाए थे। बाबर को नई टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। उसने अपने जमाने के सबसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और तोप बनाने के तरीके बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी रखे हुए थे जो कई 100 सालों तक इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया जरूर, लेकिन उसे देखने के लिए कभी अयोध्या नहीं जा सका। बाबरी मस्जिद के बनने का काम पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल हुकूमत की सबसे ताकतवर राजधानी बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध को मुगल हुकूमत का हिस्सा बना दिया। अयोध्या को फेमस करने में बाबरी मस्जिद का बड़ा रोल रहा। इसकी बनावट और डिजाइन बहुत खूबसूरत थी। इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को एक पहाड़ पर बनाया गया था। यह पहाड़ सैलाब से बचने के लिए अयोध्या की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े ने किया। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया और देखते ही देखते यह एक युद्ध में बदल गया। अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और इसे मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी, लेकिन उन्होंने किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया और ना ही इतिहास की किताबों में इसका कोई ठोस सबूत मिलता है। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्मस्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की प्रॉपर्टी बताते हुए कहा कि इस पर मुसलमानों का हक है
और यह एक मस्जिद है जिसको बाबर ने बनवाया था। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गई वह जुम्मे का दिन था। इस विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के साथ यह सब हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने के लिए तुरंत सीएम गोविंद वल्लभ पंत को हुक्म एक दिया, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खुलवा दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। आडवाणी के रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। यह रथ जहां से गुजरा वहां का माहौल बदल गया और इंडिया में एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवा का ऐलान हुआ और फिर कुछ ही घंटों में 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई इस मस्जिद को धूल में मिला दिया। बाबरी मस्जिद को इस तरह गिराया जाना भारतीय संविधान का खुला मजाक था। यह भारतीय इतिहास का काला दिन था। सरकार और अदालत की आंखों के सामने जो हुआ वह अपने आप में एक सबूत है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लागू हुई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपए की वैल्यू अचानक 6% घट गई और महंगाई आसमान छूने लगी। बाबरी मस्जिद की शहादत पर बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आज तक उसे कम नहीं किया जा सका। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए दंगों में भारत को 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों, बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास की सबसे विवादित मस्जिद मानी जाती है। इसके केस में 10 लाख से ज्यादा पन्नों और 2,000 से ज्यादा सबूतों का इस्तेमाल हुआ। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिन बाद एक जांच टीम लगाई गई जिसे 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन उसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट जमा की और इस तरह लिब्राहन आयोग भारतीय इतिहास का सबसे खराब जांच टीम बन गया। बाबरी मस्जिद को तोड़वाने वाले लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गए। सीबीआई ने 49 लोगों पर केस दर्ज किया जिसमें सारे लोग छूट गए और इस तरह बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया यह आज तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया और उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस जगह पर मंदिर बनाने का हुक्म दे दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को शहीद करना गैरकानूनी था और ऐसा करने वाले सभी लोग अपराधी थे। मुसलमानों ने देश की अमन और शांति के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले को कबूल भी कर लिया और दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन लेने पर राजी भी हो गए। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इसकी पुरजोर मुखालफत यानी विरोध की थी। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले बहुत से लोग मुसलमान बन गए। बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा चलाने वाले बलवी सिंह ने 2 साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम आमिर रखा। उन्होंने पूरे भारत में लगभग 100 मस्जिदें बनवाई। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, अगर एक मुसलमान होने पर आपको गर्व है तो सुने, हम बाबरी मस्जिद करते रहते हैं, लेकिन हमारे मोहल्लों के अंदर जो मस्जिदें हैं वह वीरान हो रही हैं। उसके बारे में सोचने का हमारे पास वक्त ही नहीं और हमें चाहिए बाबरी मस्जिद। दोस्तों, अल्लाह के वास्ते पहले अपने मोहल्ले के मस्जिदों को आबाद करें। अगर हम अपनी मस्जिदों को जाकर देखें तो 1 से 2 से 4 से 5 सफ़े मिलती हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था? नमाज तो यकीनन हर मुसलमान पर फर्ज है। 2 टाइम की भी नमाज माफ नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कि जो हमारे मोहल्ले की मस्जिदें होती हैं वह 5 टाइम नमाजियों से खाली रहती हैं। 1 या 2 सफ़े ही नजर आती हैं। हालांकि जुम्मे के दिन तो पूरी मस्जिद भरी हुई नजर आती है और यहां तक कि जो बाहर के रास्ते होते हैं वह भी जाम नजर आते हैं। जो तादाद जुम्मे के दिन रहती है वही तादाद अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने के साथ साथ रोजाना 5 वक्त के नमाज पढ़ने के लिए होती तो बाबरी मस्जिद शायद शहीद ही ना होती। दोस्तों, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 1949 में पढ़ी गई और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का हम पर अजाब ही है कि हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया। हम अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज की अदायगी नहीं करते और मुंह पर हमारे सिर्फ बाबरी मस्जिद लगा रहता है। क्या हमारे बाबरी मस्जिद कहने से अल्लाह राजी हो जाएगा? हरगिज नहीं। अल्लाह तभी राजी होगा जब हम अल्लाह को राजी करेंगे
और अल्लाह को राजी करने के लिए हमें 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है। लेकिन दोस्तों, बाबरी मस्जिद का यह वाकया सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी आंखें खोलने वाली हकीकत भी है। और आज के दौर में यह बात समझना और भी जरूरी हो चुका है, क्योंकि हालात अब बदल चुके हैं और आज मुसलमानों के सामने एक नई आजमाइश खड़ी कर दी गई है। जी हाँ, अब सवाल सिर्फ मस्जिद या जमीन का नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त और हमारी नागरिकता का है। दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे भारत के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मतलब यह है कि इन 12 राज्यों की मौजूदा वोटर लिस्ट को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। अब अगली और नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि उस नई वोटर लिस्ट में आपका नाम मौजूद रहे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी होगी। यही बात इस वक्त भारत के मुसलमानों के दिलों में खौफ और बेचैनी पैदा कर रही है। हर मुसलमान इस सोच में पड़ गया है कि आखिर वह अपनी नागरिकता को कैसे साबित करें। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, और सबसे बड़ा सवाल, अगर उनका नाम नई वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ, तो क्या उन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा? क्या उन्हें भारत से बाहर निकालने जैसी कोई स्थिति पैदा हो सकती है? अब आगे की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का एक एक करके जवाब देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको एक ऐसे खास दस्तावेज के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसे अगर आप अभी से बनवा लेते हैं, तो अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। यानी नई वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल कराने में कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। इसीलिए यह वीडियो आप सबके लिए बेहद अहम है, और खासकर अगर आप एक मुसलमान हैं, तो इसे दिल से लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसका शेयर हर एक भाई बहन तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी अनजान ना रहे और हर मुसलमान अपना हक और पहचान महफूज कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त भारत के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह एसआईआर इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इसके जरिए से वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जा सके। इसके साथ ही चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि इस वक्त वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर भी जुड़े हुए हैं। एक जगह गांव में और एक जगह शहर में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं। यानी कि बहुत सारी घुसपैठियां भी ऐसे हैं जिनके नाम भी वोट लिस्ट में जुड़ चुके हैं। अब इन तमाम नामों को सही करने के लिए और वोटर लिस्ट को सही करने के लिए यह एसआईआर करवाया जा रहा है, ताकि जो देश का असली नागरिक है, सिर्फ उसका ही नाम वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको वोट देने का अधिकार हो सके। बस इसी बात को देखते हुए अब मुसलमानों को इस बात का डर सता रहा है कि नई वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, और साथ ही इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो क्या फिर हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, या फिर हमें इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? ये तमाम सवाल इस वक्त मुसलमानों के दिलों में उठ रहे हैं। दोस्तों, इसे लेकर सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर आपके माँ बाप का नाम या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य का नाम 2003 की एसआईआर में शामिल था, तो फिर आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार जो एसआईआर करवाया गया था, वह 2003 से लेकर 2004 के बीच में हुआ था। तब से लेकर अब तक हमारे देश भारत में एसआईआर नहीं हुआ है। तो अब जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था, तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा। यानी कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह के कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अब बात आती है कि जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच में हुआ है, ऐसे लोगों को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक है, तो आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उनके कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो याद रखें, इसके लिए आप उनका वोटर आईडी कार्ड या फिर उनके पासपोर्ट को भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पर उसको भी लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ में हमें अपने कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे। तो इसके लिए याद रखें कि अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की है, तो आप अपनी मार्कशीट को लगा सकते हैं।
अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी लगा सकते हैं या फिर इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक को भी लगा सकते हैं। इससे भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। मतलब कि आप अपने आधार कार्ड को छोड़कर, पैन कार्ड और राशन कार्ड को छोड़कर, आप अपने पुराने वोटर कार्ड को छोड़कर, आप अपने किसी भी दस्तावेज को लगा सकते हैं। इससे आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। यानी कि अगर आप इनमें से किसी एक भी दस्तावेज को बनाकर रख लेते हैं, तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है और ना ही आपको फिर कोई अधिकारी परेशान करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 11 दस्तावेज कौन-कौन से हैं, जिनसे आप अपनी नागरिकता आसानी से साबित कर पाओगे। इनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। साथ ही इनमें से 3-4 दस्तावेज तो ऐसे भी हैं, जिनसे आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान तो इन्हीं 3-4 दस्तावेजों को लेकर यह समझ रहे हैं कि हमारे पास तो ये दस्तावेज हैं, इसलिए हमारी नागरिकता तो आसानी से साबित हो जाएगी। मगर याद रखें, नागरिकता साबित करने में आपकी यह 3-4 दस्तावेज बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यह दस्तावेज सिर्फ आपकी पहचान के लिए है। इससे आप भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे। तो इस बारे में भी आप सबको मालूम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने सबसे पहले लोगों की उम्र के हिसाब से अलग-अलग नियम बनाए हैं और कहा है कि इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपके पास में होना जरूरी है। इसके बाद में बताया गया है कि उम्र के हिसाब से फिर किस उम्र के व्यक्ति को कौन-कौन से दस्तावेज यहां पर देने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1987 से पहले जन्म लेने वाले लोगों को कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे। फिर आपको बाकी की उम्र के लोगों के दस्तावेज के बारे में भी बताएंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है, उनको सिर्फ अपने ही दस्तावेज देने होंगे, ना कि अपने माता-पिता के। तो अब बात आती है कि ऐसे लोगों को अपने कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे। दोस्तों, याद रखें, इनमें जो सबसे मेन दस्तावेज है, वह है आपका जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपने यह पहले से बनाकर रखा है, तो फिर आप सिर्फ इस एक दस्तावेज से आसानी से अपनी नागरिकता को साबित कर पाओगे। यानी कि इसके बाद आपको किसी और दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं होगी। अब अगर आप इस एक दस्तावेज को नहीं दे पाते हैं या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र ना हो, तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो दस्तावेज देने हैं, वह है आपका वोटर आईडी कार्ड। आपने हाई स्कूल की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, जिससे यह पता चल जाएगा कि आपका जन्म भारत में ही हुआ है और आप भारत के ही निवासी हैं। इनसे भी आप अपनी नागरिकता को आसानी से साबित कर पाओगे। दोस्तों, अब बात आती है उन लोगों की जिनका जन्म 2004 के बाद में हुआ है। तो याद रखें, ऐसे लोगों को अपने दस्तावेज के साथ-साथ अपने माता-पिता के दस्तावेज को भी साबित करना होगा। इनमें से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी होगा, तभी वह अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएगा। दोस्तों, अब बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि उनके पास में तो इनमें से कोई एक भी दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है, तो आप इससे भी अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर पाओगे। अगर आपके पास में यह भी नहीं है, तो फिर आप अपने मूल निवास प्रमाण पत्र को भी लगा सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे मुस्लिम आधार कार्ड को लेकर कह रहे हैं कि उनके पास में तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, लाइसेंस है। वह उनसे अपने भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सिर्फ आपकी पहचान के लिए है। इनमें से आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे। अब आपको यह भी बता दें कि जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, यानी कि जो 2003 के बाद भारत देश का मतदाता बना, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था, तो फिर आपको भी उसी आधार पर इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उनका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो फिर उनका क्या होगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों को भी पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग अपने दस्तावेज को नहीं दिखा पाए, तो उनको फौरन ही इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भी पूरा पूरा मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता को साबित करने का। अब अगर किसी शख्स के दस्तावेज अधूरे हैं या फिर उसकी नागरिकता पर कोई शक है, तो यह मामला सीधे पुलिस कार्रवाई का नहीं बनता है। ऐसे शख्स को अगर एजेंसियां विदेशी नागरिक साबित भी कर देती हैं, तो फिर भी ऐसे लोगों को फौरन देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा
जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश से साबित हो जाए और वह देश उसे लेने के लिए तैयार भी हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक उसे डिटेक्शन कैंप में रखा जाएगा, यानी कि इसमें भी मानवाधिकार का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि जो इस देश का सच्चा नागरिक है, उसे इस वक्त डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आसानी से नागरिकता साबित हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।